हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं इस साल की सबसे खतरनाक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूं, जिसका नाम है अरनायक। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज में कई सालों बाद रवीना टंडन ने कमबैक किया है और गजब का काम भी किया है। सारी स्टार कास्ट का काम बेहतरीन है। इस सीरीज को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिली हुई है। सीरीज में बहुत से कैरेक्टर हैं और काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ नहीं आएगी। इस सीरीज में 8 एपिसोड हैं। करीब 6 घंटे की इस वेब सीरीज को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो भी बिना किसी डिटेल को मिस किए बगैर। तो देरी न करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं, पर इससे पहले आप थोड़ा सा प्यार लौटा दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इंस्टा पर भी फिल्मी मीता को फॉलो कर लें, ताकि हमारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं इंस्पेक्टर अंगद को, जिसका ट्रांसफर सिरोना नाम की एक पहाड़ी एरिया में हुआ है। गाड़ी में बैठा हुआ वह 7 साल पुरानी घटना के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल आज से 7 साल पहले इंस्पेक्टर अंगद अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे के स्कूल गया था, जहां उसके बच्चे का एनुअल फंक्शन था। उसका बच्चा रैबिट बना हुआ था। तभी स्टेज पर एक शेर का मुखौटा पहने हुए आदमी आता है और उस बच्चे को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। सबको लगता है कि यह एक परफॉर्मेंस का हिस्सा है। तभी हम देखते हैं कि उस गुफा के अंदर से बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही है। इंस्पेक्टर अंगद भागते हुए स्टेज के पीछे जाता है और वो देखता है कि उसके बच्चे का किसी ने किडनैप कर लिया है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं एक फॉरेन टूरिस्ट लड़की को, जो कि होटल बॉम्ब की तरफ जा रही है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि इस फॉरेन लड़की के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। उस लड़की का नाम एमी है। जिसके बाद हम कस्तूरी को देखते हैं। वो एक SHO है। कस्तूरी की बेटी का नाम नूतन है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम बंटी है। कस्तूरी का एक बेटा भी है जिसका नाम मनोज है। कस्तूरी के ससुर का नाम हवलदार महादेव डोगरा है। महादेव डोगरा भी पुलिस में थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। कस्तूरी के पति का नाम हरी डोगरा है, जिसका एक साइबर कैफे है, जिसके काम के सिलसिले में वो शहर आता जाता रहता है। महावीर डोगरा का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इस नर तेंदुए को पकड़ सके, जो जंगल में लड़कियों का रेप करके उन्हें मार डालता है। 19 साल पहले भी कई लड़कियों का रेप और मर्डर हुआ था और उस वक्त महादेव डोगरा हवलदार थे। वह उस नर तेंदुए के बहुत करीब पहुंच चुके थे, पर नर तेंदुआ उन पर हमला करके भाग गया था। अब दूसरे सीन में हम नूतन को देखते हैं। वैसे तो नूतन एक बहुत होशियार लड़की है और IIT की तैयारी कर रही है, पर वह जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का पहले ही उसी क्लास में पढ़ता था, लेकिन वह 12वीं में फेल हो गया था। पर नूतन उसे बहुत प्यार करती है और आज नूतन उसके लिए एक वीडियो बना रही है, जिसमें वो अपने कपड़े उतार रही थी। नेक्स्ट सीन में हम कस्तूरी को देखते हैं, जो 1 साल की छुट्टी पर जा रही है, क्योंकि उसकी बेटी का IIT का एग्जाम है और कस्तूरी काम से छुट्टी लेकर अपनी फैमिली और अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। और इसी की वजह से इंस्पेक्टर अंगद का ट्रांसफर इस शहर में हुआ है। छुट्टी से पहले आज कस्तूरी का आखिरी दिन है। अंगद आकर उससे चार्ज ले लेता है। तभी वहां जूली नाम की एक फॉरेनर आती है। वह बताती है कि उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड रात से मिसिंग है। उसी वक्त कस्तूरी के ससुर महादेव भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि यह औरत सच नहीं बता रही है, यह हमसे कुछ छुपा रही है। इंस्पेक्टर अंगद हैरान रह जाता है कि ये आदमी कौन है और ऐसे कैसे अंदर घुस आया। तब कस्तूरी बताती है कि यह उसके ससुर हैं और रिटायर हवलदार हैं। आप ये समझ लो कि यह शहर के भीष्म पितामह हैं। तभी उस लेडी की जीभ से चरस निकलती है, तो कस्तूरी उसे जोर से थप्पड़ मारती है। तो अंगद उसे रोकता है और उसे याद दिलाता है कि वो अब छुट्टी पर है और ये केस उसका है। वह कस्तूरी को वहां से चले जाने को कहता है। अगले सीन में हम इस शहर के मिनिस्टर जगदम्बा को देखते हैं, जिनका एक बिगड़ैल बेटा है कांति, जो कि एक रेप केस में जेल में था और अभी पैरोल पर छूटकर घर आया है। जगदम्बा उस पर गुस्सा करती हैं और उसे कल रात की घटना के लिए डांटती हैं। उसके बाद जगदम्बा उस शहर के कलेक्टर को फोन करती हैं। वह फोन पर कहती हैं कि कांति का पैरोल कैंसिल करवा दें। यह सुनकर कलेक्टर को शक होता है, तो वह अपने बेटे से पूछता है कि कल रात ऐसा क्या हुआ था। दरअसल कलेक्टर का बेटा गगन और कांति बहुत अच्छे दोस्त थे, तो गगन बोलता है कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मनहास नाम के पॉलिटिशियन को देखते हैं, जिसकी बेटी नीलिमा और रवि की एंगेजमेंट हो रही थी।
यहाँ पर मनहास अपनी सेक्रेटरी से कल रात के कांड के बारे में कुछ पूछ रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि कल रात कुछ तो हुआ था जिसके बारे में इन्हें भी कुछ पता है। नेक्स्ट सीन में हम नूतन के बॉयफ्रेंड बंटी को देखते हैं। बंटी एक गरीब लड़का था और उसके पिता को कैंसर भी हो गया था। उसके पिता पहले कलेक्टर के यहाँ काम किया करते थे, पर अब बीमारी के कारण घर पर रहते हैं, जिसकी वजह से बंटी को शहर में टूरिस्ट का काम करना पड़ रहा था। अंगद और कस्तूरी के सीनियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जो कि इस केस की पूरी डिटेल पूछते हैं। अंगद बताता है कि जूली के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 19 साल की है जिसका नाम एमी है, और जूली का एक इंडियन बॉयफ्रेंड है सुंदर, जो कि पौंडीचेरी से है। उस शाम जूली का एमी से झगड़ा हो गया था क्योंकि एमी डिस्को जाना चाहती थी और जूली ने उसे जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद जूली ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और उसी रात गुस्से में वह कहीं चली गई। अगले सीन में हम जगदम्बा को देखते हैं, जो अपने खास आदमी नंदन से पूछ रही होती है कि कांति की गाड़ी अच्छे से धोई कि नहीं। नंदन कहता है उसने गाड़ी अच्छे से धो दी है। जगदम्बा बोलती है कि जाकर पता करो कि कल रात में होटल बॉम्ब में क्या हुआ था। अगले सीन में अंगद उसी लॉज में आता है जहां जूली ठहरी थी। वहां सर्च करने पर जूली की छोटी बेटी अंगद को मिल जाती है, जो कि बेहोश थी। अंगद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है कि तभी उसे एक फोन आता है कि जिस एमी को वो ढूंढ रहा था उसकी लाश जंगल में मिली है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां कस्तूरी और महादेव पहले से ही होते हैं। दरअसल महादेव ने ही सबसे पहले उसकी लाश को देखा था। कस्तूरी महादेव से कहती है कि इतना बड़ा केस उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि अगर उसने छुट्टी नहीं ली होती तो आज ये केस वो सॉल्व कर रही होती। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि एमी की गर्दन पर किसी जानवर के नाखूनों के निशान है। पुलिस वाले कहते हैं कि इसे भी नर तेंदुए ने ही मारा है। अंगद एमी के हाथ में एक बैंड देखता है। अब अगले सीन में हम गोविंद जी को देखते हैं, जो कि सिरोना में ही कैफे चलाता है। वह उसी तरह का बैंड बनाता है जैसा कि बैंड एमी के हाथ पे था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं गगन, जो कि कलेक्टर का बेटा था, वो उस रात होटल बॉम्ब में था कांति के साथ, जो कि मिनिस्टर जगदम्बा का बेटा है, और उसे भी पता है कि उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। इधर जगदम्बा अपने बेटे को वापस जेल भिजवा रही है। नूतन का बॉयफ्रेंड बंटी भी उस रात उसी होटल में था, और मिनिस्टर मनहास और उसका दामाद वो भी उस रात उसी होटल में थे, और वो एमी को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। अब यहाँ पर स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर अंगद आज से 7 साल पहले एक बड़े से ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करता है, और वहीं पर इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड ओमी के छोटे भाई को अरेस्ट कर लेता है, और इसी आदमी को छुड़वाने के लिए ओमी अंगद के बेटे को किडनैप कर लेता है, जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस रात एमी का मर्डर हुआ था उस दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कैफे सिरोना आई थी, इसलिए इंस्पेक्टर अंगद और कस्तूरी उस कैफे के मालिक गोविंद जी से पूछताछ करने आते हैं। तभी अंगद की नजर उस तरफ के बैंड पर जाती है जैसा कि एमी के हाथ में था। गोविंद बताता है कि जिस रात एमी का मर्डर हुआ था उस रात उसने एमी को कैफे के सामने से होटल बॉम्ब की तरफ जाते देखा था। उसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानता। तब अंगद कहता है कि उसे उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखना है, पर गोविंद की बीवी कहती है कि इस कैफे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और ये कहते हुए काफी डरी हुई लगती है, जिस बात से अंगद को उन दोनों पर शक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं। डॉक्टर एमी की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अंगद को बताता है कि एमी का मरने से पहले रेप किया गया था और उसके गले पर किसी जानवर के पंजों के निशान हैं। डॉक्टर कहता है कि शायद ये उस नर तेंदुए का काम है। दूसरी तरफ अंगद को लगता है कि जूली उसे कुछ छुपा रही है। और फिर हम मनहास को देखते हैं, जिसे मिलने कुछ इन्वेस्टर आए हुए हैं। वह लोग जंगल में एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, और उस रिसोर्ट का मालिक होगा उनका दामाद रवि। पर रवि का इन सब पर ध्यान नहीं होता। वह बार बार उसी लड़की एमी के बारे में पूछ रहा होता है, तो मनहास उसे कहता है कि तुम उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर अंगद होटल बॉम्ब जाता है और वहाँ के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर उसे बताता है कि मर्डर वाली रात एमी मिनिस्टर जगदम्बा के बेटे कांति के साथ डांस कर रही थी, और कांति ने इसे होटल में एक कमरा भी बुक करवाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कस्तूरी को किसी खबरी का फोन आता है और वो बताता है कि जूली का बॉयफ्रेंड सुंदर कहाँ छिपा है। कस्तूरी की बेटी समझ जाती है कि उसकी माँ का इस केस पर काम करने का बहुत मन है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि वह वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। वह घर संभाल लेगी और अपनी पढ़ाई भी। उसके बाद जब इंस्पेक्टर अंगद पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि सुंदर पहले से ही लॉकअप में है,
क्योंकि कस्तूरी उसे अपने ससुर महादेव के साथ पकड़कर ले आई थी। उसके बाद कस्तूरी अपनी छुट्टी कैंसिल करवा देती है और फिर दोनों एक साथ इस केस पर काम करने लगते हैं। वह दोनों सुंदर से पूछते हैं कि मर्डर वाली रात क्या हुआ था। तब सुंदर बताता है कि उसे एक अननोन नंबर से फोन आया था कि एमी होटल बॉम्ब में है और वो उसे आए और लेकर जाए। जब वह होटल बॉम्ब गया तो उसने वहां जगदम्बा के बेटे कांति को भी देखा। जब वह एमी को वहां से बाहर लेकर जा रहा था तो कुछ गुंडे उसे मारने लगे, जिससे वह डर गया और एमी को वहीं होटल में छोड़कर भाग आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुंदर को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा होता है, पर इससे पहले कि वो कोर्ट रूम पहुंच पाता कोई उसे मार देता है। सुंदर बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं अंगद एक नकाबपोश को देखता है, वह उसके पीछे भागता है और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम तीसरे एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि अंगद उस नकाबपोश आदमी के पीछे भागता है, पर वो नकाबपोश खिड़की से कूदकर भाग जाता है। तभी अंगद की नजर गोविंद पर पड़ती है। वो वहां छुपा हुआ था। अंगद उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो गोविंद बताता है कि मैं भी सुंदर को देखने आया था, पर तभी मेरी नज़र उस नर तेंदुए के हाथों पर पड़ी और मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया क्योंकि मेरे आने से पहले ही वो खिड़की से कूदकर भाग गया और उसके पीछे आप आ गए और आप मुझे कातिल ना समझ ले, इसलिए मैं यहाँ पर छिप गया। नेक्स्ट सीन में अंगद और कस्तूरी जगदम्बा से पूछताछ करने जाते हैं। उसे कहते हैं कि आपने कांति का पेरोल क्यों कैंसिल करवाया, जिस पर जगदम्बा कहती है कि आप अगर मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं तो वो बेबुनियाद है, क्योंकि जिस रात की बात आप कर रहे हैं उस रात कांति के साथ इस शहर के कलेक्टर का बेटा गगन भी था। वो मेरे बेटे का दोस्त है, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो कि उस रात क्या हुआ था। उसके बाद जगदम्बा कलेक्टर को फोन करती है और कहती है कि वह इस मामले को संभाल ले। वो अपने बेटे गगन को कहती है कि पुलिस यहाँ आने वाली है और जगदम्बा चाहती है कि तुम उसकी हेल्प करो। गगन मान जाता है। थोड़ी देर में कस्तूरी और अंगद पूछताछ के लिए आ जाते हैं। तब गगन उन्हें बताता है कि वह उस रात कांति के साथ होटल बॉम्ब गया था, जहां वह उस लड़की एमी से भी मिला था। कांति ने थोड़ी देर उस लड़की के साथ डांस भी किया था। उसके बाद देर होने लगी तो वह दोनों वापस घर आ गए। फिर कस्तूरी गगन से पूछती है कि उसकी IAS की तैयारी कैसी चल रही है, तो गगन बताता है कि उसका UPSC मेंस में 15 रैंक आई है। उसके बाद कस्तूरी और अंगद कांति से पूछताछ करने जेल भी जाते हैं। कांति बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि जो गगन ने बताया वही हुआ था, मेरा स्टेटमेंट बदल नहीं जाएगा। इधर महादेव मौजरीफ जाते हैं, जहां वह सुंदर और एमी दोनों की डेड बॉडी पर एक जैसा ही निशान देखते हैं। वह पुलिस स्टेशन आकर अंगद और कस्तूरी को बताते हैं कि इन दोनों को मारने वाला नर तेंदुआ ही है। अंगद उनसे पूछता है कि आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं, तो महादेव अपने गले का निशान दिखाते हैं। उनके गले पर भी ठीक वैसा ही निशान था। वह बताते हैं कि आज से 19 साल पहले 9 लड़कियों का रेप किया गया था और फांसी के फंदे पर लटकाकर मार दिया गया था, और उन लड़कियों के गर्दन पर भी उसी नर तेंदुए के नाखून के निशान थे। जब एक रात वह जंगल में तलाशी ले रहे थे तो उस नर तेंदुए ने महादेव पर भी हमला किया था और तब से आज तक वो उसे ढूंढ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब अंगद मॉर्निंग वॉक पर निकलता है तो वो देखता है कि कैफे सिरोना के बाहर गोविंद जी की पत्नी ने छुपाकर CCTV कैमरा लगाया हुआ है। जब अंगद उनसे पूछता है तो वो बताती है कि उसे शक था कि गोविंद जी का अफेयर चल रहा है, इसलिए ये कैमरा उन्होंने गोविंद जी पर नजर रखने के लिए लगाया था और इसके बारे में गोविंद जी को कुछ भी नहीं पता। फुटेज चेक करने पर अंगद देखता है कि उस रात एमी बंटी के साथ होटल बॉम्ब की तरफ जाती हुई दिखाई दी और यहीं पर थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड में हमें अंगद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अंगद के बच्चे को किडनैप करने के बाद ओमी अंगद को फोन करता है और कहता है कि अगर वह अपने बच्चे को सही सलामत वापस चाहता है तो उसके छोटे भाई को छोड़ दे और उसे लेकर के उसकी बताई हुई जगह पर आए, नहीं तो वह उसके बेटे को मार देगा। अंगद उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां ओमी वही शेर का मुखौटा पहने खड़ा था। वह अपने भाई को वापस पाने के बाद अंगद के बेटे को लौटाए बिना उस जगह पर आग लगाकर वहां से भाग जाता है और जाते वक्त वो अपना मास्क हटाता है। उस मास्क के पीछे कौन है अंगद उसे देख लेता है, पर हमें नहीं दिखाया जाता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अंगद वह फुटेज कस्तूरी को दिखाता है। कस्तूरी उस लड़के को पहचान जाती है। वह बताती कि ये बंटी है, उसकी बेटी नूतन के स्कूल में पढ़ता था। वो लोग बंटी से पूछताछ करने निकल जाते हैं, पर इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती बंटी से कोई मिलने आता है और वह बंटी को अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं। अब अंगद और कस्तूरी के पहुंचने से पहले ही बंटी गायब हो चुका था।
वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर बंटी कहाँ गायब हो गया है। और तभी बंटी पुलिस स्टेशन खुद आ जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि उसी ने एमी का रेप और मर्डर किया है। उसने बंटी के फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह झूठ बोल रहा है किसी के प्रेशर में आकर। जिसके बाद अंगद और कस्तूरी के सीनियर भाटी आते हैं और कहते हैं कि जब बंटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो इस केस को फटाफट क्लोज कर दो। यहाँ पर इन दोनों को शक होता है कि हो ना हो उनका सीनियर भी किसी से मिला हुआ है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नूतन को देखते हैं। नूतन के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें उसके उसी वीडियो को वायरल करने के लिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसे नूतन ने बंटी को भेजा था। नूतन उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो आदमी नूतन को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी बताया कि मर्डर वाली रात बंटी उसके साथ था तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम कलेक्टर को देखते हैं जिससे मिलने मनहास आता है। मनहास कलेक्टर को कोई ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर कलेक्टर बहुत डर जाता है। मनहास उससे एक डील करता है। वो कहता है कि हमें इस जंगल में एक होटल बनाना है और ये प्रोजेक्ट आपको जगदम्बा के पास करवाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम बंटी के फादर को देखते हैं जो उससे मिलने पुलिस स्टेशन आते हैं। कस्तूरी उनसे कहती है कि वह बंटी से बात करें और उससे सच्चाई उगलवाएं, पर बंटी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। महादेव बंटी के फादर को कहता है कि उसका बेटा बेकसूर है और अगर वह उसकी हेल्प करेगा तो बंटी को बेकसूर साबित करवा सकते हैं। महादेव उससे कलेक्टर ऑफिस के कुछ रिकॉर्ड्स लाने को कहते हैं। जिसके बाद दोनों रिकॉर्ड रूम में जाते हैं। वहाँ एमी के मर्डर से जुड़ी हुई सारी चीजें रखी हुई थी। महादेव वहाँ से वह फांसी का फंदा ले आता है जिस पर एमी की लाश को लटकाया गया था। दूसरे सीन में हम देखते हैं गोविंद भी फांसी का फंदा तैयार कर रहा होता है। इधर हम मनहास के दामाद रवि को देखते हैं जो एक बैग में पैसे लेकर किसी से मिलने होटल जाता है और वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि जूली होती है। जूली उसे देखकर गुस्सा करती है और रोने लगती है और वहाँ उस होटल में मौजूद दो फोटोग्राफर इन दोनों का वीडियो बना लेते हैं और यही चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर अंगद और कस्तूरी का सीनियर भाटी उन्हें पॉलिटिशियन मनहास की बेटी की शादी का कार्ड देते हुए उन्हें शादी में इनवाइट करता है। इधर महादेव उस फांसी के फंदे को बहुत गौर से देख रहे होते हैं तो बंटी के फादर पूछते हैं कि फांसी के फंदे में ऐसा क्या है। महादेव कहते हैं कि हर फांसी के फंदे का अपना एक घराना होता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि फांसी का फंदा किससे संबंध रखता है। इधर कलेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मनहास की बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वह काफी घबराया हुआ है और अजीब बर्ताव कर रहा होता है। जब वह बाहर निकलते हैं तो वहाँ बंटी के फादर आए हुए होते हैं। वह बंटी के केस में कलेक्टर की हेल्प मांगते हैं तो कलेक्टर उन्हें कपड़े और पैसे देकर कहता है कि वह इस केस में और कुछ नहीं कर सकते। इधर जगदम्बा भी मनहास की बेटी की शादी में जा रही होती है और वह अपने खास नौकर नंदन से कहती है कि उसे अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता हो रही है। इधर अंगद और कस्तूरी भी मनहास की बेटी की शादी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों की बातों से पता चलता है कि कस्तूरी पहले महादेव डोगरा के साथ काम करती थी, तब उन्होंने अपने बेटे हरि के लिए उसे पसंद किया था। वह अंगद से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो अंगद थोड़ा अपसेट हो जाता है। वह दोनों शादी में पहुंचते हैं और मनहास कस्तूरी और अंगद को बधाई देता है कि उन्होंने उस लड़की के कातिल को पकड़ लिया है। वहां पर इनके सीनियर भाटी भी होते हैं। इधर जगदम्बा कलेक्टर के बेटे गगन से बात करती है, उसे कांति की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम बहुत जल्दी ही IAS ऑफिसर बनोगे और शिरोना का नाम रोशन करोगे। तभी वहां पर वो दोनों फोटोग्राफर कस्तूरी और अंगद को बताते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो इस केस का रुख चेंज कर देगा। वह दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में आकर के सबूत देने को कहते हैं। जिसके बाद अंगद की नज़र एक आदमी पर जाकर रुक जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि ओमी है जो अंगद को आज 7 साल बाद उस शादी में दिखा था। यहाँ ओमी भी अंगद को देख लेता है और इससे पहले कि अंगद उसे पकड़ सकता वो वहाँ से भाग जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में अंगद मनहास से कहता है कि उसे ओमी चाहिए। वह अभी इसी पार्टी में था। मनहास ओमी का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाता है पर अंगद का सीनियर भाटी उसे वहाँ से चले जाने को कहता है तो अंगद वहाँ हंगामा खड़ा कर देता है। कस्तूरी उसे वहां से लेकर बाहर आती है जिसके बाद अंगद पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता है और हर गाड़ी की चेकिंग करवाता है। कस्तूरी समझ नहीं पाती कि आखिर ये ओमी कौन है जिसके लिए अंगद इतना परेशान है।
अंगद कस्तूरी को बताता है कि इसी इंसान ने उसके बच्चे को किडनैप किया था, जिसके बाद उसकी पत्नी और उसका डिवोर्स भी हो गया था। अंगद पिछले 7 सालों से पागलों की तरह से उसे ढूंढ रहा था, जो उसे आज यहाँ शादी में दिखाई दिया। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा जिंदा है या नहीं। कस्तूरी उसे कहती है कि वह इस शहर से नहीं निकल पाएगा, हम नाकाबंदी और बढ़ा देंगे। अगले दिन सुबह फोटोग्राफर अंगद और कस्तूरी को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें रवि जूली से मिलने जाता है और जूली उसे पकड़कर रो रही थी। जिसके बाद अंगद और कस्तूरी सीधे मनहास के घर जाकर रवि से पूछताछ करते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। दूसरी ओर जूली को भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जब कस्तूरी पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो महादेव उसे कहते हैं कि बंटी बेकसूर है, उसे कोई फंसा रहा है। तो कस्तूरी कहती है कि उसे भी ऐसा लगता था कि बंटी बेकसूर है, पर उसका सीमेन सैंपल की रिपोर्ट रेपिस्ट के सीमेन सैंपल से मैच हो गए हैं। महादेव कहते हैं कि रिपोर्ट पर इतना भरोसा मत करो, रिपोर्ट गलत भी हो सकते हैं। इधर जूली और रवि अपनी अपनी कहानी बताते हैं। तब हमें पता चलता है कि असल में एमी रवि की और जूली की बेटी थी। कुछ सालों पहले रवि फ्रांस में था, तब उसने जूली से वहां पर सिटीजनशिप के लिए शादी की थी और तभी जूली प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद रवि इंडिया आ गया था और उसे एमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर जूली ने रवि के बाद दूसरी शादी की जिससे उसकी एक छोटी बेटी थी, पर उसकी वो शादी भी नहीं चल पाई। जिसके बाद वो इंडिया आ गई और यहाँ पर वो सुंदर से मिली। सुंदर एक छोटा मोटा ड्रग पेडलर था और जूली ड्रग एडिक्ट थी। एक दिन न्यूज़पेपर से जूली को पता चला कि रवि की शादी बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी से हो रही है, इसलिए उसने रवि को फ़ोन किया और उससे पैसों की डिमांड की। रवि जब जूली से मिलने आया तब उसकी पहली मुलाकात हुई एमी से। एमी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उसे कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर रवि जूली को कहता है कि वह उसे 1 करोड़ रुपए देगा और यह बात एमी को पता चल गई थी और वह अपनी माँ से नाराज थी। वो उस रात होटल बॉम्ब जाना चाहती थी, जिसे लेकर उन दोनों का झगड़ा हो गया था। और फिर आगे रवि बताता है कि उस रात होटल बॉम्ब में भी रवि ने एमी को देखा और स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। जहाँ रवि ओमी से बात कर रहा था वहाँ उसकी नज़र एमी पर पड़ती है। एमी को देखकर रवि ऊपर रूम में चला जाता है। रूम में ओमी और मनहास भी थे। यह लोग वहाँ नए रिजॉर्ट के लिए ड्रग्स की डील करने आए थे। तभी कस्तूरी ओमी की तस्वीर दिखाती और पूछती है कि क्या ये ड्रग डीलर यही था? तो रवि बताता है हाँ यही था। रवि आगे बताता है कि जब वह लोग रूम से बाहर निकले तो उसने एमी को देखा। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह भागकर एमी के पास जाता है। तभी एमी उसे पापा कहकर बुलाती है और ये मनहास सुन लेता है। वह रवि से पूछता है कि ये तुम्हें पापा कहकर क्यों बुला रही है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? रवि एमी को रूम में लेकर जाता है और वहाँ मनहास को सारी बात बताता है। मनहास उसे कहता है कि जो भी हुआ उन सब पुरानी बातों को भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर रवि जाना नहीं चाहता था। वह जूली के बॉयफ्रेंड सुंदर को फोन करता है और यहाँ आने को कहता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी मनहास के कारण रवि एमी को वहाँ छोड़कर चला जाता है। और अगले दिन उसे न्यूज़ से ये खबर मिलती है कि उसकी बेटी का किसी ने रेप कर दिया और वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह सब सुनकर जूली रवि को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसकी वजह से उसकी बेटी की जान गई है। नेक्स्ट सीन में अंगद बंटी की कॉल के रिकॉर्ड को चेक करता है। अंगद देखता है कि एक नंबर पर बंटी अक्सर कॉल किया करता था। जब वो नंबर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह नंबर कस्तूरी की बेटी नूतन का था और यहीं पर 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नूतन को देखते हैं जो ब्लैकमेलर की वजह से बहुत परेशान है। इधर अंगद बंटी से वापस पूछताछ करता है। वह उससे पूछता है कि उसे नूतन के और उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तब बंटी बताता है कि एमी ने उस शाम उसे होटल बॉम्ब ले जाने को कहा था, इसलिए वह एमी को लेकर होटल बॉम्ब गया था। वहाँ कांति और गगन पहले से थी। तभी कांति की नज़र एमी पर पड़ती है और वह एमी के साथ डांस करने लगता है। कांति बंटी को वहाँ से चले जाने को कहता है। बंटी गगन से कहता है कि एमी बच्ची है, उसका ख्याल रखे। तो कलेक्टर का बेटा गगन कहता है कि मैं कांति के साथ हूँ, इसलिए कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। तभी बंटी को नूतन का कॉल आ जाता है और बंटी वहाँ से नूतन से मिलने के लिए चला जाता है। यह सब सुनकर कस्तूरी बंटी को थप्पड़ मारती है और पूछती है कि क्या तूने एमी का रेप किया था? बंटी कहता है नहीं, मैंने नहीं किया। तो कस्तूरी कहती है कि उसका सीमन एमी के रेपिस्ट के सीमन से कैसे मैच कर गया। बंटी बताता है कि जिस दिन पुलिस वाले उससे पूछताछ करने आने वाले थे
उससे पहले मनहास का आदमी छोटू वह उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया और उसे सीमन देने को कहा। जब बंटी ने मना कर दिया तो छोटू ने उसका फोन छीन लिया और उसमें वो नूतन का वीडियो देख लेता है। वो बंटी को धमकी देता है कि अगर उसने अपना सीमन नहीं दिया और ये कबूल नहीं किया कि उसने ही एमी का रेप और मर्डर किया है तो वो नूतन का वीडियो वायरल कर देगा। इसलिए बंटी ने एमी के रेप और मर्डर का इल्जाम अपने सर ले लिया था। अब कस्तूरी को अपनी बेटी के वीडियो के बारे में पता चल जाता है। वह काफ़ी परेशान हो जाती है, पर अंगद उसे भरोसा दिलाता है कि नूतन का वीडियो वायरल नहीं होने देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूतन अपने भाई को अपना लैपटॉप देती है और कहती है कि अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब उसका भाई लैपटॉप ओपन करता है तो सर्च हिस्ट्री में फांसी का फंदा कैसे बनाया जाए यह सर्च किया गया था। यह देखकर वो घबरा जाता है और कस्तूरी को कॉल करता है और फिर अपनी बहन का दरवाज़ा जोर जोर से ठोकने लगता है। तभी कस्तूरी और अंगद वहाँ आ जाते हैं और अंगद दरवाज़ा तोड़कर एन वक्त पर नूतन को बचा लेता है। कस्तूरी के पूछने पर नूतन उसे बताती है कि उन लोगों ने नूतन को धमकी दी थी कि अगर वह बंटी के बारे में किसी को भी बताएगी तो वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। अब यहाँ पर कस्तूरी का पति हरी भी आ जाता है। वहाँ पर उसका बेटा बताता है कि दीदी सुसाइड करने वाली थी। हरी ये सुनकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कस्तूरी डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने रिपोर्ट किसके कहने पर बदले थे। तो डॉक्टर बताता है कि मनहास का आदमी छोटू उसके पास आया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसने रिपोर्ट बदली। कस्तूरी डॉक्टर से पूछती है कि ओरिजिनल सैंपल किसका था, क्या वो कांति का था? तो डॉक्टर कहता है नहीं, वह किसी अननोन पर्सन का था। जिसके बाद अंगद और कस्तूरी कांति और गगन से वापस पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस रात के बारे में सब कुछ पता है और अगर उन लोगों ने उसे कुछ भी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद कांति उन्हें सच बता देता है कि उस रात उसने एमी के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी। उसके बाद वह उसे एमी को ऊपर कमरे में लेकर गया था। तब गगन भी उसे रोकते हुए ऊपर चला आया था, लेकिन कुछ भी करने से पहले ही एमी बेहोश हो गई थी। इसलिए कांति और गगन रूम से बाहर आ जाते हैं। वहाँ कांति के कुछ दोस्त मिल जाते हैं तो कांति अपने दोस्तों के पास चला गया था। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर कस्तूरी का शक गगन पर जाता है। वह गगन को उस डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका सीमन सैंपल चेक करने को कहती है। अगली सीन में जगदम्बा का वफादार नौकर नंदन कांति से मिलने आता है और उसे कहता है कि अब आपको पता चला कि आपकी माँ ने आपका पैरोल क्यों कैंसिल करवाया। अपनी माँ पर कभी शक मत करो। इधर रवि अपनी पत्नी नीलिमा को सब कुछ बता देता है तो नीलिमा उसे सपोर्ट करती है। इधर कैफे सिरोना के मालिक की पत्नी को गोविंद के बैग से वही फांसी का फंदा मिलता है जिस तरह के फंदे से एमी को मारा गया था, तो वह पुलिस को फोन करके बता देती है कि गोविंद ही मर्डरर है। 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अब 8वें और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में गोविंद बताता है कि 19 साल पहले जिन 9 लड़कियों का रेप और मर्डर हुआ था उसमें से एक लड़की कमली थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, पर उस नर तेंदुए ने उसे भी नहीं छोड़ा। इसीलिए वह उस नर तेंदुए से बदला लेना चाहता है। जैसे उसने कमली को मारा ठीक वैसे ही वह उसे मारना चाहता है। इधर मनहास को डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो अपने आदमी छोटू को कहता है कि कस्तूरी की बेटी नूतन को उठाकर ले आओ। इधर नूतन एक बार फिर बंटी से मिलने जा रही होती है कि छोटू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी वह नूतन के फादर हरी आ जाते हैं और उन लोगों से नूतन को बचा लेते हैं। छोटू उन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि बंटी भी आ जाता है। फिर वो उन तीनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। इधर डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ जाती है कि गगन का सीमन एमी के रेपिस्ट के सीमन से मैच हो गया है, यानी एमी का रेप करने वाला और कोई नहीं बल्कि गगन था। कस्तूरी गगन को बहुत मारती है और उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। तो गगन बताता है कि कांति के उसके दोस्तों के पास जाने के बाद गगन वापस कमरे में आया था और उसी ने एमी का रेप किया था। जिसके बाद वह चुपचाप नीचे चला गया और फिर कांति के लौटने के बाद वह दोनों घर आ गए थे, पर उसने एमी का मर्डर नहीं किया। अब कस्तूरी छोटू को बहुत मारती है और उसे सच उगलवाती है। छोटू बताता है कि उस रात जब मनहास को पता चलता है कि ये फिरंगी लड़की उसके होने वाले दामाद की बेटी है और उसे अपने सेक्रेटरी मिश्रा से ये भी पता चलता है कि ये लड़की कांति के साथ डांस कर रही थी, तो मनहास एक प्लान बनाता है। वह छोटू से कहता है कि इसे मार करके उसकी लाश कांति की गाड़ी में डाल दो,
जिसके बाद छोटू एमी को मारकर उसकी लाश कांति की गाड़ी में डाल देता है। अंगद कहता है कि अगर वो कांति को फंसाना चाहते थे तो उन्होंने बंटी को क्यों फंसाया। छोटू कहता है कि डॉक्टर ने बताया कि कांति का सीमन सैंपल रेपिस्ट के साथ मैच ही नहीं हुआ, तो मनहास समझ गया था कि रेप कांति ने नहीं बल्कि गगन ने किया है। तो वह गगन को लेकर कलेक्टर को ब्लैकमेल करना चाहते थे, अपने होटल प्रोजेक्ट को पास करवाना चाहते थे। इसलिए कलेक्टर और मनहास के बीच एक डील हुई थी कि अगर मनहास गगन को इस केस से बचा लेगा तो कलेक्टर मनहास का प्रोजेक्ट पास कर देंगे। अब कस्तूरी पूछती है कि अगर लाश तुमने गाड़ी में रखी थी तो वो लाश जंगल में पेड़ पर कैसे अटक गई, और सुंदर को तुमने क्यों मारा। तो छोटू कहता है कि उसने सुंदर को नहीं मारा, सुंदर तो उनका आदमी था, उनकी तरफ से गवाही देने वाला था। इधर मनहास को पता चल जाता है कि छोटू ने पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया है, तो मनहास ओमी की मदद से नेपाल भागने लगता है। दूसरी ओर महादेव उस फांसी के फंदे को लेकर सेंट्रल जेल जाते हैं, जहां उन्हें कुछ फाइलें मिलती हैं और उसे पता चल जाता है कि असली नर तेंदुआ कौन है। वो भागा भागा कस्तूरी और अंगद के पास आता है और उन्हें बताता है कि असली नर तेंदुआ कौन है। महादेव बताते हैं कि जिस तरह का फांसी का फंदा नर तेंदुआ बनाता है, उस तरह का फांसी का फंदा एक जल्लाद बनाता था, यानी कि नर तेंदुआ एक जल्लाद है, और वह जल्लाद और कोई नहीं बल्कि जगदम्बा का वफादार नौकर नंदन है। उसका असली नाम कालीदास मल्ला है। 19 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी और जगदम्बा के यहाँ ड्राइवर बन गया था, और इस शहर में पुराने नर तेंदुए की कहानी का फायदा उठाकर वो लड़कियों का शिकार करने लगा। अब यहाँ पर अंगद को एक फोन कॉल आता है। रवि अंगद को बताता है कि मनहास ओमी के साथ शहर छोड़कर नेपाल भाग रहा है। अंगद उसके पीछे जाता है और कस्तूरी को कहता है कि वो जाकर के जगदम्बा को बचाए और नंदन को अरेस्ट करे। कस्तूरी जगदम्बा को फोन करके वार्न करती है कि असली नर तेंदुआ उसका नौकर नंदन ही है। ये सुनकर जगदम्बा हैरान रह जाती है और हम देखते हैं कि नंदन जगदम्बा के पीछे खड़ा है, सब सुन रहा होता है। वह जगदम्बा को कहता है कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया, पर उसने जो भी कुछ किया उसके लिए किया है, क्योंकि जब वह 19 साल पहले यहाँ आया था तब से वह जगदम्बा को प्यार करता था और उसे उसके पति के साथ देखकर उसे गुस्सा आता था, इसलिए वो अपना शिकार उन लड़कियों को बनाता था। वह कहता है कि वह जगदम्बा और कांति को अपना परिवार मानता है, इसीलिए उसके पति के मरने के बाद से उसने लड़कियों को मारना बंद कर दिया था। पर उस रोज कांति को बचाने के लिए उसने एमी की लाश को पेड़ पर टांगा था, और जब उसे पता चला कि सुंदर कांति के खिलाफ गवाही देने वाला है तो उसने सुंदर को भी मार दिया। जगदम्बा ये सब सुनकर डर जाती है और अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेती है, पर नंदन उसी नर तेंदुए के नाखून को पहनकर एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है और जगदम्बा को लेकर के जंगल में भाग जाता है। वहां पर कस्तूरी और महादेव नंदन का पीछा करने लगते हैं। तब नंदन जगदम्बा को भी घायल करके वहां से भाग जाता है। महादेव उसके पीछे जाते हैं और महादेव और नंदन के बीच मुठभेड़ हो जाती है। नंदन महादेव को मारने ही वाला होता है कि कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि गोविंद होता है। फिर गोविंद और नंदन को पेड़ पर लटका देता है। अब कस्तूरी यहाँ से अंगद की मदद करने को निकल जाती है। इधर अंगद मनहास का पीछा करता है, तभी वहाँ कस्तूरी भी आ जाती है और कस्तूरी मनहास को पकड़ लेती है, लेकिन ओमी भागने लगता है तो अंगद उसके पीछे जाता है। ओमी अंगद पर गोली चला देता है तो कस्तूरी ओमी पर गोली चला देती है। अंगद लड़खड़ाते हुए ओमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। ओमी हंसने लगता है और गन उठाकर अंगद पर गोली चला देता है और कहता है कि तेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है। और यहीं पर सीजन का एंड हो जाता है। यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि अंगद बचता है कि मर जाता है। जिसके बाद हमें एक सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कहीं ड्रग डीलिंग के लिए जा रहा होता है। वह अपना कोड नेम रैबिट बताता है। असल में यही अंगद का बेटा होता है जिसे ओमी ने एक ड्रग पेडलर बना दिया था। और सीरीज के आखिर में हम एक परछाई को देखते हैं जो शायद नर तेंदुए की परछाई होती है, और यहीं पर इस सीरीज की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।